तो बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि उनका जो मैरिज है वो कैसा जाएगा, या मैरिज होने के बाद में क्या कोई प्रॉब्लम होगा, या मैरिज से पहले कुछ गलत फैसले होंगे, या मैरिज होने के बाद पार्टनर साथ देगा या नहीं देगा, या पार्टनर का व्यवहार कैसा होगा, क्या पार्टनर चीट कर सकता है, क्या सेपरेशन हो सकता है, क्या डिवोर्स हो सकता है, या कोई भी प्रॉब्लम जो मैरिज को लेके आ सकती है वो क्या आ सकती है या नहीं आ सकती है। या आप अपने चार्ट को देखते हुए कैसे जज करेंगे कि वास्तव में आपको मैरिज के लिए कंसल्ट करने की आवश्यकता है या किसी से कुछ डिस्कशन करने की आवश्यकता है। इस वीडियो में हम वो सारी की सारी प्लेसमेंट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको मैरिज में ये लगे कि कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है या आपको कोई सीरियस इशू होगा मैरिज के बाद, तो आपको उसके लिए पहले से ही अलर्ट हो जाना चाहिए और आपको कंसल्ट करना हो तो कंसल्ट भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम मैरिज के लिए देखें तो लगन कुंडली के हिसाब से बात करें, आपके सप्तमेश को ही आपका जीवन साथी माना जाएगा। आपका जो सप्तमेश है वो आपके जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है। साथ में आपका सप्तमेश जिस अन्य भाव का स्वामी है उस हाउस को भी कुंडली में जरूर देख लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपके सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल जो होगा वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों को भी देख लेना चाहिए। अब सबसे पहले हम प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे मान लो किसी का सप्तमेश अगर चार्ट में 6th हाउस में बैठा है लगन कुंडली में, या किसी का सप्तमेश मान लो अष्टम भाव में बैठा है, या किसी का सप्तमेश मान लो 12वें घर में बैठा है, तो हर प्लेसमेंट के वैसे तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी हो सकते हैं या बहुत ख़राब रिजल्ट भी हो सकते हैं, बट ये 3 प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में है तो आपको बहुत ही सीरियस इशू आ सकता है। डिपेंड करेगा कि अब आपका सप्तमेश किस प्रकार का ग्रह है। इसके साथ साथ आपका जो सप्तम भाव है उसमें भी क्या कोई ग्रह बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ। इसके साथ ही आपके सप्तम भाव में अगर राहु या केतु के साथ कोई भी ग्रह बैठे, आपके सप्तम में अगर शुक्र बैठे हों, अगर मंगल बैठे हों, तो भी इस बात के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, या तो फिर आप अपनी मैरिड लाइफ से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, या आपका किसी और से रिलेशन बनेगा मैरिज होने के बाद, या पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होने की प्रॉब्लम आपको रहेगी। इसी तरीके से जितने भी प्रकार की जो हम मानते हैं मांगलिक वाली जो स्थितियाँ बनती हैं, जैसे किसी का लगन में मंगल है, लगन में मंगल होने के साथ साथ मान लो हो सकता है किसी दूसरे जातक का जो मंगल है 4th में है, किसी का 7th में है, या 8th में है, या 12th में है। हालांकि मंगल हमेशा उतना खराब नहीं होता, इन भाव में होते हुए भी काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बट अगर प्लेसमेंट है, अगर आपका चार्ट मांगलिक है, तो आपको वास्तव में कंसल्ट करने की ज़रूरत है वहाँ पर कि आपको कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपका ओवरऑल मैरिड लाइफ कैसा जा सकता है। इसके साथ ही मान लो अगर 6th लॉर्ड, या मान लो अगर आपका 8th लॉर्ड या 12th लॉर्ड अगर आपके सप्तमेश के साथ बैठे हैं, या तो इनमें से कोई भी आपके सप्तम भाव में बैठा हो, तब भी आपको रिस्क रहेगा मैरिज के लिए। इसी प्रकार से सप्तम भाव में राहु केतु जैसे ग्रह बैठे, अगर सप्तम भाव में अकेले जुपिटर बैठे हों, अकेले शनि बैठे हों, या मान लो सप्तम भाव में कोई भी ऐसा ग्रह बैठा हो जो इन भावों के जो स्वामी हैं, जैसे आपका जैसे 12th हाउस का लॉर्ड है, आपका 8th हाउस का लॉर्ड है, या 6th हाउस का लॉर्ड है, उनसे कोई संबंध बना रहे हो। इसी तरीके से ये जो आपका लगन चार्ट है, लगन चार्ट में लगन में बैठा हुआ ग्रह का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके सप्तम भाव पर। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए सप्तमेश ही होंगे। तो सप्तमेश अगर कहीं ना कहीं अगर 12वें भाव के स्वामी के प्रभाव में है, या वो अष्टमेश के प्रभाव में है, 6th लॉर्ड के प्रभाव में है, तब भी ऐसा हो सकता है कि आपको मैरिड लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा असंतुष्टि हो सकती है, या पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको रह सकती हैं। अब ये तो लगन कुंडली की बात है, लेकिन आप इसमें अष्टम भाव को भी जरूर ही कंसिडर करें। अगर मान लो जैसे किसी का अष्टम भाव में शुक्र स्थित होगा, किसी का अगर केतु स्थित होगा, अगर राहु स्थित होगा, तो भी मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा इशू आते हैं। और कभी कभी आपको 12th हाउस को भी थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। जैसे अगर 12th हाउस आपका बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो क्योंकि 12th हाउस का इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो आपका बेडरूम है। तो 12th हाउस में मान लो अगर किसी के राहु स्थित है, 12th में मान लो मंगल स्थित है, अगर केतु स्थित है, तो इवन आप अपने पार्टनर से या तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे मैरिज के बाद, या तो फिर आप उससे डिटेच सा हो जाएंगे बिल्कुल। इसी तरीके से अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में शुक्र के स्थित होने, या 12th हाउस में आपके शुक्र के स्थित होने से भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी कि आपका किसी और से अफेयर होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, या आप अपने जीवन साथी से उतने सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से पंचम भाव में अगर आपके राहु हों, पंचम भाव में अगर आपके शुक्र हों, तो स्पेशली पुरुषों के केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कभी कभी रहती हैं। इसके साथ साथ इन प्लैनेट्स की जो स्वामित्व है आपके चार्ट में उसको भी जरूर देखना होगा। जैसे अगर किसी का शुक्र मान लो सप्तम
में है, लेकिन आपका शुक्र आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों पर भी विचार करें। इसी तरीके से किसी का भी अगर शुक्र पंचम में है या 12वें घर में है तो वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आ जाती है नवांशा की बात। नवांशा में मान लो अगर आपके सप्तम भाव में राहु या केतु जैसे ग्रह स्थित हैं, शनि स्थित हैं, या इवन बृहस्पति स्थित है सप्तम भाव में, या मान लो आपका 7th लॉर्ड है, आपका लगन चार्ट वाला जो 7th लॉर्ड है वो आपके नवांशा में मान लो बहुत वेल प्लेस्ड नहीं है, या वो हो सकता है आपके 6th हाउस में नवांशा में है, 8th में है या 12th में है, या वो उन लॉर्ड्स के साथ बैठा है, इन भावों के स्वामियों के साथ, तब भी आपको देखना होगा। इसके साथ साथ देखिए अगर कोई भी क्रूर ग्रह आपके नवांशा के सप्तम में है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन लाएगा, या मैरिज होने के कुछ सालों बाद वो आपका सेपरेशन लाएगा, या इवन डिवोर्स तक भी हो सकता है यहाँ पे। अब लेकिन सबसे पहले तो आपको लगन कुंडली को ही कंसिडर इसके लिए करना होगा, और लगन कुंडली को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो आप सप्तम भाव और अष्टम भाव को अगर एक साथ जोड़कर देखें तब भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आपके अष्टम भाव की स्थिति भी उतनी अच्छी होना जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें अगर राहु केतु जैसे ग्रह बैठे होंगे अष्टम में, अगर इवन मंगल जैसा ग्रह बैठा होगा तो आपके इनलॉज का जो इंटरफेयर है वो आपकी मैरिड लाइफ में कभी कभी बहुत ही ज़्यादा होता है, और उससे आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। या कभी कभी आपका जैसे अष्टमेश आपके सप्तम भाव पर प्रभाव डाल रहा है, जैसे किसी का अष्टमेश मान लो लगन में ही जाके बैठ गया तो वो सप्तम भाव पर प्रभाव अवश्य डालेगा, या किसी भी अन्य भाव में जाकर बैठ रहा है जहां से वो अपनी दृष्टि भी अगर सप्तम भाव पे डाल रहा है, तो नॉर्मली इस तरीके से आपको जज करना है। अब मान लो जैसे किसी का लगन कुंडली में सप्तम भाव में जैसे जुपिटर बैठा है, या फिर जुपिटर के साथ मान लो केतु है या राहु है, या इसी तरीके से अगर आपका नवांशा चार्ट में मान लो जुपिटर आपका बैठा है सप्तम में, या उसके साथ मान लो केतु राहु शनि जैसे ग्रह बैठे हो, इवन अगर गुरु और शनि का कंजक्शन अगर आपके सप्तम में भी है अगर लगन चार्ट वाले उसमें, तो वहाँ भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इसी तरीके से आपको ये सब तो जज करना ही होगा। जब आप जिस पर्सन से मैरिज कर रहे हैं उसके भी चार्ट को आपको बहुत ही अच्छे से जज करना होगा, क्योंकि आपका चार्ट तो आपके लिए इंडिविजुअली इंपॉर्टेंस रखता ही है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आपका जो पार्टनर है जिसके साथ आप मैरिज करने वाले हो सकता है आपका चार्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो और इनमें से कोई प्लेसमेंट आपके चार्ट में ना हो, इवन आपके सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह भी स्थित हो सकता है, या आपका सप्तमेश बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपके चार्ट में हो सकता है, इवन आपका नवांशा चार्ट बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन जिस पर्सन से आप मैरिज करने जा रहे हैं, क्या उस मैरिज करने वाले पर्सन से आपके साथ जो भी मैरिज करेगा उसके चार्ट में कैसी स्थितियां हैं, क्या उसका सप्तमेश वेल प्लेस्ड है या नहीं, या सप्तम भाव में उसके राहु केतु शनि या बृहस्पति जैसे ग्रह तो नहीं है, या उसका जो 6th लॉर्ड है 8th लॉर्ड है या 12th लॉर्ड है उसका संबंध सप्तमेश से या सप्तम भाव से तो नहीं है। इसी तरीके से आप अपने लगन चार्ट में देखिएगा कि आपका जो सप्तमेश है क्या उसका संबंध आपके अष्टमेश के साथ है, क्या 6th लॉर्ड के साथ है या 12th लॉर्ड के साथ, या वो उनके साथ किसी भाव में बैठे हैं कहीं, तो ये सब आपको जज करना होगा। इसी तरीके से आपको महादशाओं पर भी साथ साथ में विचार करना होगा। जैसे मोस्टली ये देखा जाता है कि कभी कभी केतु की महादशा हो, शनि की महादशा हो या राहु की महादशा हो, तो उनमें जो भी मैरिजेज होती हैं, हालांकि इनकी प्लेसमेंट पर भी अवश्य आप विचार करें, लेकिन इन महादशाओं में जो भी मैरिज होती हैं कभी कभी वो उतनी फ्रूटफुल साबित नहीं होती आपके लिए। और इवन अगर आपका नवांशा बहुत ज़्यादा खराब है, अगर आपका लगन कुंडली बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मान लो नवांशा में आपके स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, आपके जो आपके सप्तमेश हैं वो अच्छी स्थिति में नहीं है नवांशा के आपके सप्तमेश चार्ट में, तो वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं कभी कभी मैरिज होने के कुछ सालों बाद। इसी तरीके से आपका अष्टम भाव, नवांशा का जो अष्टम भाव है उसमें भी अगर राहु केतु मंगल जैसे ग्रह बैठे होंगे या इवन शनि जैसे ग्रह बैठे होंगे तब भी। इसी तरीके से फिर बात आ जाती है आपके पार्टनरशिप की, आपके बिजनेस की, या आपका इन-लॉज के साथ जो रिलेशनशिप है, कल को आप इन-लॉज के साथ मिलके कोई भी बिजनेस करें, उनके साथ किसी भी तरीके से कोई भी अपना व्यवहार रखें, तो अष्टम भाव को भी कंसिडर करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ये जो प्लेसमेंट बनती हैं, जैसे मान लो किसी का 7th लॉर्ड 6th में है, किसी का 7th लॉर्ड मान लो 8th हाउस में है या 12th में, तो इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी अवश्य हैं। और हमेशा जो सप्तमेश अगर इन भाव में बैठेगा तो वो कभी अपने भाव में भी स्थित हो सकता है, या वो कभी कभी बहुत ही वेल प्लेस्ड भी हो सकता है, तो इस पर भी आपको विचार करना जरूरी है। तो इस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि वास्तव में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी क्या मैरिज होने के बाद, या आपको वास्तव में किसी से कुछ कंसल्ट करने की आवश्यकता है या नहीं। अगर ये स्थितियां आपके चार्ट में हैं तो आपको कंसल्ट जरूर ही करना चाहिए। और भले ही आपका चार्ट कितना ही ज़्यादा अच्छा है, आपका सप्तमेश कितना ही ज़्यादा अच्छा है, या आपकी जो आने वाली दशाएं हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हों, लेकिन फिर भी सामने वाले जो पार्टनर है आपका, जिसके साथ आप मैरिज करने वाले हो, उसका चार्ट भी कंसिडर करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए।